ब्लैक सी में एक ऐसी घटना हुई है जिसने रोमानिया और पूरे नाटो के लिए चिंता बढ़ा दी है। रोमानिया के नेपच्यून डीप गैस प्रोजेक्ट के बेहद ही करीब एक मैरीटाइम ड्रोन मिला है जिसे रोमानिया F-16 फाइटर जेट ने डिस्ट्रॉय कर दिया। अब सवाल ये है, ये ड्रोन वहां पहुंचा कैसे? और आज के वीडियो में हम लोग पूरा विस्तार से समझते हैं। दोस्तों चलिए समझते हैं पूरा मैटर को। सबसे पहले लोकेशन की बात करते हैं। यह है काला सागर यानी ब्लैक सी, और ब्लैक सी से जो लाभान्वित हैं, ब्लैक सी जिनके लिए फ़ायदेमंद है, और जो ब्लैक सी के आसपास है यानी कि ब्लैक सी के स्टेक होल्डर जो देश हैं, उनको आप एक बार देख लें। यह है रोमानिया जो नाटो का मेंबर है, यह है तुर्की भी नाटो का मेंबर है, और बुल्गारिया। ये तीन देश ब्लैक सी के आसपास जो हैं वो नाटो के मेंबर हैं, नाटो के वो सदस्य हैं। अगर ये यहाँ पर देखें तो ये यूक्रेन है और ये रशिया है, और यूक्रेन और रशिया के बीच 2022 से युद्ध जारी है, आपको पता ही होगा। और ये क्रीमिया है। क्रीमिया की अगर बात किया जाए तो क्रीमिया 2014 से ही रूस के नियंत्रण में है। ठीक है, चलिए मैटर पर बात करते हैं। रोमानिया का होता है वो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है। तो जो रोमानिया का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, उस एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में रोमानिया एक गैस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है अभी, जिसका नाम है नेपच्यून डीप। ये एक तरह का ऑफशोर इन फ्यूचर गैस प्रोजेक्ट है। इन फ्यूचर कहने का मतलब ये अगले साल से वर्क करना शुरू कर देगा, यानी कि 2027 से यहाँ पर गैस का उत्खनन, जो नेचुरल गैस है उसका उत्खनन शुरू हो जाएगा। अभी इसका उत्खनन शुरू नहीं हुआ है। और अभी हुआ क्या है लेटेस्ट जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये जो लोकेशन आपको दिख रहा है नेपच्यून डीप का, रोमानिया का एक शहर है कॉन्स्टेंटा, वहाँ से लगभग 80 नॉटिकल माइल का ये लोकेशन है। ठीक है, यहाँ से कुछ 100 मीटर की दूरी पर एक ड्रोन देखने को मिला। क्या देखने को मिला? ड्रोन देखने को मिला, और ये मैरीटाइम ड्रोन था, यानी कि समुद्र के सतह पर तैरने वाला, समुद्र के सतह पर चलने वाला ड्रोन मिला था। यहाँ पर ड्रोन दिखा। अब जैसे ही ये ड्रोन दिखा तो रोमानिया की तरफ से एक्शन लिया गया और इस ड्रोन को डिस्ट्रॉय किया गया। अब चलिए आगे समझते हैं। देखिए, ये जो ड्रोन मिला नेपच्यून अल्फा प्लेटफॉर्म के पास में, वो यूएसवी था। यूएसवी का मतलब भी आप समझ ले। यूएसवी का मतलब हुआ अनमैन्ड सरफेस व्हीकल, यानी कि समुद्र के सतह पर जो समुद्र और महासमुद्र है, सी ओशन, उनके सरफेस पे ये चलता है, ये वाला ड्रोन जिसे हम यूएसवी कहते हैं, जिसकी अभी मैं बात कर रहा था। इसके अलावा ड्रोन के और भी कई सारे टाइप्स हैं, जैसे कि यूएवी एक बहुत ही कॉमन, सबसे कॉमन जो ड्रोन होता है वो अनमैन्ड एरियल व्हीकल है। और अगर किसी को बताया जाए कि ड्रोन, तो ड्रोन शब्द सुनते ही वो ड्रोन का मतलब यूएवी समझ लेते हैं। ये मोस्ट कॉमन है। बट इसके अलावा यूएसवी भी ड्रोन का एक टाइप है, यूयूवी, यानी कि अनमैन्ड अंडर वाटर व्हीकल, यानी समुद्र के सतह के अंदर चलने वाला ये ड्रोन है। इसके अलावा यूजीवी यानी कि अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल, जो ज़मीन पर चलता है, जो ड्रोन जिसमें कोई इंसान नहीं रहते हैं। तो ये ड्रोन का कुछ टाइप है, और यहाँ पर जिस ड्रोन की मैं अभी चर्चा कर रहा हूँ वो है मैरीटाइम ड्रोन यानी कि यूएसवी। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं कि रोमानिया का क्या जवाब था। चूँकि एक यूएसवी को देखा गया था नेपच्यून प्लेटफॉर्म के पास में, नेपच्यून प्लेटफॉर्म से कुछ 100 मीटर की दूरी पर। तो घटना है 20 अगस्त 2026 का। 20 अगस्त 2026 को सुबह 6:28 पर एक कमर्शियल शिप जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में उस समय था, रोमानिया का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में, उसने नेपच्यून डीप के पास एक ड्रोन को देखा, यानी यूएसवी को देखा। ठीक है, जो बहते हुए, जो फ्लोट करते हुए अकॉर्डिंग टू शिप, वो जा रहा था नेपच्यून डीप प्लेटफॉर्म के पास में। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद रोमानिया का डिफेंस मिनिस्ट्री एक्शन में आता है और नाटो के कोऑर्डिनेशन में एक इमरजेंसी कमांड सेल का गठन कर दिया जाता है। उसके बाद क्या हुआ? इसके बाद वही होना था जो रोमानिया के पास F-16 मौजूद है अमेरिका का। उस F-16 ने उड़ान भरा और 20 mm कैनन से गोला दागना शुरू कर दिया उस ड्रोन के ऊपर, और ड्रोन को काफ़ी हद तक न्यूट्रलाइज कर दिया। कहानी यहीं पर ख़त्म नहीं होता है। देखिए, ये जो ड्रोन है, ठीक है, ये चूँकि अंडर वाटर मतलब समुद्र का पानी है ये, ठीक है, और ये समुद्र के सतह के ऊपर था। ये जो कमर्शियल शिप जिसने इसे सबसे पहली बार देखा, कमर्शियल शिप ने इसे कहा था कि ये फ्लोट कर रहा है, ये बह रहा था। ठीक है, उसके बाद F-16 से इस पर गोला दागा गया। ठीक है, इस पर
मतलब हमला हुआ और इसको न्यूट्रलाइज किया गया। इसके बारे में ये भी कहा जा रहा था कि रोमानिया की तरफ से स्पेशली ये कहा भी गया है कि इसमें पेलोड के रूप में एक्सप्लोसिव भी थे। आपको ये भी पता होना चाहिए दोस्तों कि पेलोड क्या होता है। मान लिया कि कोई ट्रक है, ठीक है, ट्रक जा रहा है, तो ट्रक जा रहा है तो जाहिर सी बात है वो जो सामान है उसको एक जगह से दूसरे जगह पर पहुंचा रहा है, वो गुड्स को कैरी करता है। तो इसमें जो गुड्स होते हैं, जो सामान होते हैं, वो पेलोड है, ठीक है। तो ड्रोन के साथ अगर ड्रोन में कुछ अगर आप रख देते हैं, जैसे कि आपने बहुत बार ऐसा भी सुना होगा, खासतौर पे यूएवी जो हवा में उड़ने वाले ड्रोन हैं, वो दवा भी पहुंचा रहे हैं दूर दराज के क्षेत्रों में, खासतौर पे पहाड़ी क्षेत्रों में भी। तो वो भी क्या है, ये जो दवा है ये क्या हो गया, ये पेलोड हो गया। तो इस मैटर पे वापस हम लोग लौटते हैं। तो यहाँ जो यूएस भी देखा गया रोमानिया के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में, उसमें पेलोड भी था, ये कहना है रोमानिया की सरकार का। और ये फ्लोट कर रहा था, कमर्शियल शिप ने उसे देखा था, उसके बाद F-16 का अटैक हुआ। ओके, अब यहाँ पर एक समझने वाली बात है कि F-16 के अटैक के बाद ये लगभग न्यूट्रलाइज हो गया था, बट पूरी तरीके से ये डिस्ट्रॉय नहीं हुआ था। इसके बाद बम निरोधक जो दस्ता होता है, कुछ उस तरह के लोग यहाँ पर आते हैं, चूँकि यहाँ पर एक्सप्लोसिव भी था, वो लोग शिप से यहाँ पे आते हैं, ठीक है, वो लोग शिप से यहाँ पर आते हैं और इसको पूरी तरीके से इसको उड़ा देते हैं, यानी इसको पूरी तरीके से एक्सप्लोड कर देते हैं। अब एक्सप्लोड कर देते हैं, ये सही है या गलत है, अब जरा इसे भी हम लोग समझते हैं। अब विस्फोट से तो उड़ा दिया गया, पूरा एक्सप्लोड किया गया। एक्सप्लोड करने का मतलब यह हुआ कि कोई प्रूफ बचा नहीं, कोई प्रूफ नहीं बचा रोमानिया के पास। अब प्रूफ इन द सेंस कि रोमानिया की तरफ से सबसे पहली बार यह भी कहा गया कि ये फ्लोट कर रहा था, ठीक है। तो फ्लोट कर रहा था, इसका मतलब ये भी हुआ कि किसी देश ने, जैसे मान लिया जाए कि एग्जाम्पल के तौर पर रूस, क्योंकि रूस पर कहीं ना कहीं आरोप लगा रहा है रोमानिया, तो इसका मतलब हुआ कि रूस ने जानबूझकर इसे नहीं भेजा, ये फ्लोट कर रहा था, इसका मतलब ये हुआ। दोस्तों इसको एक और एंगल से समझते हैं। मान लिया कि ये ड्रोन को न्यूट्रलाइज करके रोमानिया इसे अपने पास लाता टेस्ट करने के लिए, ठीक है, ज़मीन पे लाता और इसके कल पुर्जों को टेस्ट करता कि ये किस देश में बना हुआ है, तो ये एक ज़्यादा पुख्ता प्रूफ होता। या इसके टेक्नोलॉजी को देखता कि इसका टेक्नोलॉजी किस देश का है, कल पुर्जे किस देश का है, तो इससे क्या होता ना, इससे एक प्रूफ उसके पास होता कहने के लिए कि ये किस देश का ड्रोन है। हालांकि ये बात तो क्लियर है कि ये मतलब जानबूझकर नहीं भेजा गया है, क्योंकि फ्लोट का जो कॉन्सेप्ट है कि ये बह के आ रहा था, रोमानिया के द्वारा कहीं ना कहीं खुद ही ये बोला गया है अभी तक। अब देखिए, ये जो प्रूफ की मैं बात कर रहा था, उसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे कारण ये है ना कि जो रोमानिया के प्रेसिडेंट हैं, उनका नाम है निकोसोर डैन। तो ये जो निकोसोर डैन है, वो रशिया पर सीधे सीधे आरोप लगाते थे, और वो लगाते हैं ट्विटर के माध्यम से, यानी जिसे अब एक्स कहते हैं, वहाँ पर वो एक्स पे जाते हैं और रशिया के खिलाफ सीधे सीधे बोल देते हैं कि रशिया का ये एक इरेस्पॉन्सिबल इवेंट है, यानी कि रशिया के द्वारा ये सब कुछ किया गया है। वो डायरेक्ट रशिया पे आरोप लगा देते हैं। अगर यूक्रेन की बात कहें तो यूक्रेन ने कहा कि ये जो मैरीटाइम ड्रोन है ये मेरा नहीं है, उसके आर्म्ड फोर्सेस का नहीं है, यूक्रेन ने ये कहा। अगर यूरोपियन यूनियन की बात करें तो यूरोपियन यूनियन की तरफ से ये कहा गया कि ये एक हाइब्रिड वारफेयर है और जिसके पीछे रूस है, यानी रूस के ऊपर इस तरीके का पूरा आरोप का एक जो सीरीज है वो देखने को मिला है। हालांकि रशिया की तरफ से अभी तक कोई ऑफिशियली इस पर बात नहीं किया गया है। दोस्तों एक एग्जाम्पल से आप समझने का जरा प्रयास करें। ये काला सागर का लोकेशन है, ठीक है, ये ब्लैक सी है और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपके लिए, ये ब्लैक सी है। अब ये चूंकि क्रीमिया हो गया, C फॉर क्रीमिया, और ये यूक्रेन हो गया, यूक्रेन, और ये रशिया है, ठीक है। यूक्रेन और रशिया के बीच में अभी वार चल रहा है 2022 से 4 इयर्स प्लस हो चुके हैं, यानी कि 4 इयर्स प्लस का समय बीत चुका है इस वार को चलते हुए। यूक्रेन और रशिया दोनों ही कई सारे USB में विस्फोटक लगाकर एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि मैरीटाइम ड्रोन, समुद्र के सतह पर चलने वाला कई सारे ड्रोन जिसमें विस्फोटक हैं, दोनों एक दूसरे के खिलाफ यूज़ कर रहे हैं। और इन दोनों ही देशों के, चाहे यूक्रेन की बात करें चाहे रशिया की बात करें, दोनों ही देशों के कई सारे जो ड्रोन हैं वो अनियंत्रित हो चुके हैं, यानी उनके नियंत्रण में अब है ही नहीं। वो फ्लोट कर रहा है, वो तैर रहा है, समुद्र में तैर रहा है, फ्लोटिंग कर रहा है। तो ऐसे में यह भी तो हो सकता है कि चूंकि ये एक मोटा मोटी लोकेशन है, अगर हम बात करें नेपच्यून डीप का जो रोमानिया का गैस प्रोजेक्ट है, तो वो फ्लोट करके यहाँ पे पहुँचा होगा, ये भी तो पॉसिबिलिटी है।
तो खैर वो तो एक आगे जांच का विषय है। यहाँ पर एक टर्म है हाइब्रिड वारफेयर। हाइब्रिड वारफेयर का आरोप यूरोपियन यूनियन के द्वारा रशिया पर लगाया जा रहा है। हालांकि रशिया के द्वारा भी कई बार डायरेक्ट इनडायरेक्ट यूरोपियन यूनियन पर, यूएसए पर इस तरह के आरोप लगाए जाए। तो ऐसे में ये समझना जरूरी हो जाता है कि आखिर हाइब्रिड वारफेयर होता क्या है। मान लिया कि दो देश हैं, एक देश है ए और एक देश है बी। देश ए अगर देश बी के ऊपर, कंट्री बी के ऊपर अगर हाइब्रिड वारफेयर चला रहा है, इसका मतलब क्या हो सकता है? इसका मतलब कि वो कई सारे एक्शन एक साथ ले रहा है, मल्टीपल एक्शन ले रहा है, कई सारे वो एक्शन ले रहा है। अब कई सारे एक्शन का क्या मतलब हुआ, उसका एग्जाम्पल देखिए। देश ए अगर देश बी के खिलाफ हाइब्रिड वारफेयर संचालित कर रहा है, तो इसका मतलब है कि ये भी हो सकता है कि देश अपने बॉर्डर पर, जो देश बी के सामने है, सैनिकों की तैनाती बढ़ा दे, या देश बी के जो कंप्यूटर सिस्टम है वहाँ पर साइबर अटैक करवाना शुरू कर दे, ये भी हो सकता है। या देश बी में जो प्रॉक्सी हैं, जो अलगाववादी हैं, उन्हें सपोर्ट करना शुरू कर दे, ये भी हो सकता है। ठीक है। इसके अलावा सोशल मीडिया पर नेगेटिव कैंपेन चलाना शुरू कर दे सोशल मीडिया पे, और आजकल तो पेड कैंपेन मेटा एड्स, गूगल एड्स के थ्रू चलता ही, आपको पता ही होगा। इसके अलावा क्या मतलब संभावना है, जो बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हैं देश बी के, उन बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर देश ए के द्वारा कुछ इलीगल एक्टिविटी वो देश ए करवा सकता है, या कोई भी इस तरह का संदिग्ध गतिविधि वो करवा सकता है देश ए देश बी पर, अगर वो हाइब्रिड वारफेयर चला रहा है। तो मतलब कई सारे एग्जाम्पल मैंने आपको बताया कि जो बॉर्डर एरिया है वहाँ पर सैनिकों की संख्या बढ़ा दे, साइबर अटैक करा दे, सोशल मीडिया पर नेगेटिव कमेंट वो मतलब नेगेटिव कैंपेन चलाए, देश बी के प्रॉक्सी को सपोर्ट करें, देश बी के जो बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हैं उसमें और या उसके आसपास कुछ संदिग्ध गतिविधियां करें। इसके अलावा व्यापारिक लेवल पर उसे नुकसान पहुंचाने का प्रयास करें। तो इनमें से अगर एक से ज़्यादा हो रहा है देश ए के द्वारा देश बी पर, यानी कि मोर देन वन, ठीक है, मोर देन वन, तो इसे कहा जाता है हाइब्रिड वारफेयर। और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि हाइब्रिड वारफेयर एक्चुअली में होता क्या है। दोस्तों, आपको पता ही है कि रोमानिया नाटो का मेंबर है, और चूंकि ये जो अटैक है अगर साबित हो जाता है कि ये रशिया के द्वारा जानबूझकर किया गया है, तो वैसे में ये नाटो पर अटैक होगा, ये बात भी आपको पता होना चाहिए। बट ये प्रूफ करना ही मुश्किल है, क्योंकि मैंने आपको जस्ट शुरुआत में ही बताया था कि वो जो ड्रोन है उसको पूरी तरीके से एक्सप्लोड कर दिया गया है, उसको पूरी तरीके से उड़ा दिया गया है विस्फोट करके, तो कुछ प्रूफ तो बचा ही नहीं है। ठीक है, कोई प्रूफ बचा नहीं है। तो जस्ट हम समझने के लिए आपको बताना चाह रहे हैं कि नाटो का आर्टिकल 5 क्या है और आर्टिकल 5 का प्रयोग कब होता है। तो यहाँ पर मैंने अभी बताया कि रशिया ने जानबूझकर ऐसा कुछ किया, ड्रोन भेजा, तो अगर ये प्रूफ हो जाता है तब आर्टिकल 5 की संभावना कहीं ना कहीं दिख सकती है। हालांकि अगर ये साबित भी होता है, जो कि होने वाला तो है नहीं, साबित भी होता है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आर्टिकल 5 यहाँ पर लागू होता। देखिए, अगर आर्टिकल 5 की बात करें तो आर्टिकल 5 कब लागू होता है? आर्टिकल 5 तब लागू होता है जब कोई आर्म्ड एक्शन हो किसी नाटो देश के खिलाफ। नाटो के जो भी सदस्य देश है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर रोमानिया, अगर रोमानिया पर किसी देश के द्वारा सैन्य हमला किया जाता है तो ये हमला नाटो पर हमला माना जाता है। और जो नाटो के सहयोगी देश हैं वो रोमानिया का अगर एग्जाम्पल लें तो रोमानिया को कोई देश फाइटर जेट देगा, ठीक है, कोई देश ये बोलेगा, कोई कंट्री के द्वारा ये बोला जाएगा कि हम आपको इंटेलिजेंस फैसिलिटी देंगे। तो अलग अलग तरह का फैसिलिटी अलग अलग नाटो देशों के द्वारा दिया जाएगा। इस कंडीशन में जनरली यही होता है। या ये भी हो सकता है कि नाटो के द्वारा उस देश के खिलाफ एक युद्ध का घोषणा भी किया जा सकता है, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो ये आर्टिकल 5 है। अब सवाल है कि आर्टिकल 5 मतलब कभी लगा है कि नहीं? तो 9/11 की घटना आपको याद ही होगा, यानी कि 11 सितंबर 2001। 11 सितंबर 2001 को क्या हुआ था? अमेरिका में आतंकी हमला हुआ था। ठीक है, और उस आतंकी हमला के बाद क्या हुआ? उस आतंकी हमला के बाद अफ़गानिस्तान में अमेरिका की जो फ़ौजें हैं, यूएसए ट्रुप्स वहाँ पर जाती हैं, और उन यूएसए के ट्रुप्स को पूरा सपोर्ट दिया जाता है नाटो के द्वारा। नाटो यानी कि जो नाटो के सदस्य देश हैं, जैसे कि फ्रांस, यूके, ऐसे जो देश हैं, उनकी सेनाएं, उनके फाइटर जेट भी
अमेरिका की मदद करने के लिए अफगानिस्तान में पहुंची थी। तो जो आर्टिकल 5 है नाटो का, उसका प्रयोग अभी तक एक ही बार हुआ है। और ये जो कंडीशन है रोमानिया वाला मैटर, यहाँ पर बिल्कुल ही मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि यहाँ पर मतलब आर्टिकल 5 का प्रयोग होगा, ऐसा बिल्कुल ही नहीं लग रहा है मुझे। दोस्तों, हमने काफ़ी कुछ बात कर लिया है इस मैटर पे। अब देखते हैं कि आगे की राह, आगे क्या करने की आवश्यकता है। क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी, मतलब एक और एग्जांपल से हम समझते हैं। हमने अभी नेपच्यून डीप गैस प्रोजेक्ट के बारे में देखा, क्योंकि ये जो गैस प्रोजेक्ट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेटजिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर रोमानिया के नज़रिए से देखा जाए, स्ट्रेटजिक रूप से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके माध्यम से इन फ्यूचर वो यूरोप के कई देशों को नेचुरल गैस का सप्लाई करेगा। तो जिससे क्या होगा, जिससे नेचुरल गैस का सप्लाई करने से उसे धन तो प्राप्त होगा ही, जिन देशों को वो नेचुरल गैस का सप्लाई करेगा उनके साथ उसके पॉलिटिकल रिलेशन, इकोनॉमिकल रिलेशन भी स्ट्रांग होंगे। तो इस तरीके से ये एक स्ट्रैटेजिक संपत्ति है, आप कह सकते हैं रणनीतिक संपत्ति है नेपच्यून डीप रोमानिया के लिए। तो सिर्फ इस नेपच्यून डीप की ही बात हम क्यों करें, अगर मिडिल ईस्ट की बात करें, चूँकि मिडिल ईस्ट में माहौल काफ़ी ख़राब है अभी, आपको पता ही होगा, और मिडिल ईस्ट में बहुत सारे ऐसे गैस प्रोजेक्ट हैं, क्रूड ऑयल को रिफाइन करने वाले रिफाइनरी हैं। तो उन सब के सामने कहीं ना कहीं एक सुरक्षा का सवाल है, क्योंकि आप लोग मीडिया में अक्सर सुनते होंगे कि ईरान की तरफ से यूएई या सऊदी अरब के किसी प्लांट के करीब एक ड्रोन गिरा, विस्फोट हुआ। तो ये एक प्रॉब्लम है, और जो भी दुनिया भर के क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है उसके सिक्योरिटी को मजबूत करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो इसके लिए जो अलग अलग देश है वो मिलकर आपस में बात करें। ब्लैक सी सर्विलांस, ये क्या है? देखिए, जो काला सागर रीजन है उसके आसपास कौन कौन से देश है मैंने अभी आपको बताया। यहाँ पर तुर्की है, यहाँ पर बुल्गारिया है, रोमानिया है, यूक्रेन है, ठीक है, और यहाँ पर रशिया है। तो ये सारे देश मिलकर एक सर्विलांस को यहाँ पर बढ़ा सकते हैं, ताकि किसी भी तरह का इलीगल ड्रोन एक्टिविटी यहाँ पे ना हो। ड्रोन थ्रेट से निपटना, यानी कि डिटेक्शन की, चूँकि यहाँ पर कई सारे ड्रोन मतलब तैर रहे हैं, फ्लोट कर रहे हैं, तुम सबका डिटेक्शन करना, ट्रैकिंग करना, जो भी इन फ्यूचर ड्रोन ने उड़ान भरा वगैरह, और रैपिड रिस्पांस कैपेबिलिटी, जैसे कि हमने रोमानिया के केस में देखा। क्योंकि आप खुद समझिए, अगर वो ड्रोन जिसमें विस्फोटक था वो अगर नेपच्यून डीप के पास पहुंचता और वहां पर विस्फोट होता तो गैस प्रोजेक्ट को बहुत मतलब भारी नुकसान होता, और चूंकि 100+ लोग भी वहां पर काम कर रहे थे। बट उसके पहले ही रैपिड रिस्पांस कैपेबिलिटी दिखाया रोमानिया ने F-16 के द्वारा, जिस पर हमने बात किया। और इस वीडियो के लास्ट में हम यही बोलना चाहेंगे कि एविडेंस्ड बेस्ड रेस्पॉन्स होना चाहिए, क्योंकि रोमानिया और यूरोपियन यूनियन के द्वारा रूस पर कई तरह के गंभीर आरोप लगाया जा रहा है, बट उसके खिलाफ कोई प्रूफ नहीं है। और प्रूफ हो सकता था, बट वो प्रूफ क्या होता वो तो एक अलग बात है। तो बट प्रूफ है नहीं, और बिना एविडेंस के यहाँ पर वो आरोप लगा रहे हैं। तो दोस्तों, ये था आज का पूरा विश्लेषण, आज का हमारा वीडियो।